नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 7 का इतिहास, जिसमें आज पहला अध्याय है। अध्याय का नाम है प्रारंभिक कथन, हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने दुनिया का प्रथम मानचित्र 1154 ईस्वी में बनाया, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। तो मित्रों, दुनिया का प्रथम मानचित्र बनाने वाला जो व्यक्ति है वो अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी है, जिसने 1154 में दुनिया का प्रथम मानचित्र बनाया। इस मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। दूसरा जो मानचित्र बनाने वाला है वो फ्रांसीसी मानचित्रकार है, जिसने 1720 में बनाया था। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत देखते हैं और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। तो मित्रों, आप जानते हैं कि जब नक्शा आप देखेंगे तो इधर जो होता है वो पूरब होता है ईस्ट, इधर वेस्ट यानी पश्चिम, इधर नॉर्थ होता है उत्तर और इधर दक्षिण होता है। लेकिन जो अल इदरीसी ने अपने नक्शे में बनाया है मित्रों, ये ऊपर की तरफ उत्तर को न दर्शा करके ये ऊपर को दक्षिण को दर्शाया है। इसलिए आज जो हम दक्षिण भारत देखते हैं, दक्षिण भारत आपका ये है और यहाँ पर आपका श्रीलंका है। तो ये दक्षिण भारत हमारा दक्षिण में दिखाई देता है, लेकिन जो ये अल इदरीसी का नक्शा है इसमें दक्षिण भारत उत्तर भारत की तरफ दिखाई देता है और इसलिए श्रीलंका भी ऊपर चला जाता है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। तो जो अल इदरीसी का नक्शा है मित्रों, उसमें जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश के कन्नौज का वर्णन भी मिलता है। दूसरा मानचित्र पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्षों बाद बनाया गया। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। दूसरे मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी यात्रा समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। तो जो दूसरा मानचित्र है मित्रों, उसमें तटीय क्षेत्र को दर्शाया गया है, इसलिए यूरोप के जो नाविक तथा व्यापारी होते थे वो समुद्री यात्राओं के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे। अब देखते हैं मित्रों, नई और पुरानी शब्दावली। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। जैसे मध्य युग की फारसी भाषा आधुनिक फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है। तो मित्रों, जैसे जैसे समय चेंज होता जाता है उसी तरह से भाषाओं का अर्थ भी चेंज होता चला जाता है। जैसे आप देखेंगे कि मध्य युग की जो फारसी भाषा थी वह आधुनिक फारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे आज हम हिंदुस्तान शब्द आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके से था। तो मित्रों, आज जो हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं वह भारत के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जो 13वीं सदी में मिन्हाज उस सिराज था वह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आज जो वर्तमान में आप पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का क्षेत्र देखते हैं इस इलाके के लिए किया था। उसने इन शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत की प्रसार के साथ साथ इन शब्दों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। तो मित्रों, देखेंगे आप कि 16वीं सदी में जो बाबर था वह हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। विदेशी शब्द का मध्य युग में अर्थ किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं होता था, विदेशी कहलाता था। लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति जो भारतीय न हो के रूप में प्रयोग होता है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि जो विदेशी शब्द है उसका प्रयोग मध्य युग में किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजान व्यक्ति के लिए होता था जो उस समाज या संस्कृति से संबंध नहीं रखता था। ऐसे व्यक्ति को विदेशी कहा जाता था।
लेकिन वर्तमान में आज विदेशी शब्द का अर्थ देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो भारतीय नहीं है। इस प्रकार समय के साथ साथ मित्रों हमारे शब्द के अर्थ भी बदलते चले गए। अब देखते हैं नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। 700 से लेकर के 1750 ईस्वी के मध्य हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रहता है, मुख्य रूप से इसलिए कि पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नए प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग, कताई में चरखे, युद्ध में बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। तो मित्रों 700 से लेकर के 1750 के बीच काफ़ी परिवर्तन हुए, जिसमें प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भी काफ़ी परिवर्तन देखने को मिले। जैसे आप देख सकते हैं सिंचाई में रहट का प्रयोग होने लगा, कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा और युद्ध में बारूद वाले हथियार का भी इस्तेमाल होने लगा। इस उपमहाद्वीप में एक नई तरह का खान पान भी आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी। मित्रों आप लोगों ने देखा होगा कि 1498 में जैसे ही वास्को डी गामा आता है तो उसके बाद बहुत सारी कंपनियां, विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं भी लाती हैं, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और काफ़ी, जिसके वजह से इस उपमहाद्वीप में खान पान में भी परिवर्तन आया। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत। 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच राजपूत का नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थल आदि समूहों ने उठाया। तो मित्रों राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत नहीं आते थे, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में कार्य करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि के महत्व से हासिल करने के अवसरों का लाभ सबसे ज़्यादा मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थलों ने उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। तो मित्रों इस काल के दौरान जंगलों की कटाई होने लगी और खेती का इलाका बढ़ने लगा, जिसकी वजह से जो जंगल में वनवासी होते थे वो मजबूर होकर के अपने स्थान को छोड़ दिए और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और किसान बन गए। कृषकों के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए, उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। तो मित्रों समाज में जैसे जैसे अंतर आने लगा, जातियां उपजातियों में बंटने लगी और इसके आधार पर, व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा का दर्जा भी दिया जाने लगा, लेकिन जो ये दर्जा था वह अस्थायी नहीं होता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में जितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। तो मित्रों जिस जाति विशेष के सदस्य के हाथ में जितनी सत्ता होती थी, प्रभाव और संसाधनों का जितना नियंत्रण होता था, उसी के आधार पर उसके दर्जे में भी बदलते रहते थे। अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। तो मित्रों अपने सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए जो जातियां होती थी वो अपना नियम खुद बनाती थी। इन नियमों का पालन जात के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों के अपने निवास के गांव के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलजुल कर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। तो ये तो मित्रों थे कक्षा 7 के इतिहास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।